आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ, जिससे आपको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि ये जो नार्सिसिज्म वर्ड है ना, या इतना भारी भरकम सा शब्द है, इसका नाम नार्सिसिज्म ही क्यों पड़ा। इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है। ग्रीक कल्चर की कहानी है, ग्रीक कहानी है और यूनान की कहानी है। इसके मेनली दो कैरेक्टर्स हैं, नार्सिसस और ईको या फिर एको, जो भी आप कहते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है, इसको पूरा जरूर से सुनना और काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जब मैं इसे वीडियो को बना रहा था ना, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो वीडियो को पूरा देखना। तो फिर शुरुआत करते हैं। अब ये नार्सिसस कौन था? ये जो नदियों के देवता होते हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे देवताओं को माना जाता है ना, काफ़ी सारे वायुदेव हो गए, चंद्रदेव हो गए, इंद्रदेव हो गए, काफ़ी सारे देवताओं को माना जाता है। इसी तरीके से ग्रीक कल्चर में भी काफ़ी सारे देवताओं को माना जाता था। इसी तरीके से एक नदियों के देवता थे जिनका नाम था सिफिसस, और वहाँ पर एक अप्सरा थी। जैसे कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी अप्सरा हुई है ना, जैसे कि मेनका हो गई, मधुबाला हो गई, और भी काफ़ी सारी अप्सराएं, उर्वशी हो गई। ऐसे ही वहाँ पर भी काफ़ी सारी अप्सराएं होती थीं। तो उसमें एक अप्सरा थी जिनका नाम था लैरियोपे। अब ये जो लैरियोपे थी और सिफिसस थे, इनके बेटे का नाम था नार्सिसस। अब ये देवता और अप्सरा का बेटा था, तो सुंदर तो हो गई, बहुत सुंदर था। मतलब इतना ज़्यादा सुंदर था कि जो भी इसे देख लेता था ना, बिल्कुल पगलिया जाता था, बिल्कुल मदहोश सा हो जाता था। लेकिन अक्सर हमें गलतफहमी हो जाती है कि ये जो सुंदरता हमें मिल गई है ना, जितने ज़्यादा हम खूबसूरत दिख रहे हैं, इसकी वजह हम ही हैं। लेकिन ये सिर्फ गलतफहमी है, ये सब हमें सिर्फ तुक्के में मिल गया है, जिसको हम अपना मान लेते हैं। लेकिन आपको ये बात पता है कि यह सुंदरता हमें तुक्के में मिली हुई है। आपको पता है, सच्ची बहुत सुंदर था। मतलब इस पे तो सच में वाला गाना सूट करता है कि मैं इतना ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। बट जितना ज़्यादा सुंदर था उतना ज़्यादा घमंडी भी था। वो कहते हैं ना कि जब इंसान को सूरत मिल जाती है तो नज़ाकत तो आ ही जाती है। तो जब भी काफ़ी सारी लड़कियां इसे प्रपोज भी करती थी, लेकिन ये तो घोर अहंकारी था, घमंड से भरा हुआ था। तो लोगों को खूब धिक्कारता था, खूब अपमान करता था, खूब बेइज्जत कर करके भगाता था, बहुत कुछ बोल देता था। जब भी कोई लड़की इसके पास आकर बोलती थी ना, प्यार का इजहार करती थी या फिर इसे प्रपोज वगैरह करती थी, तो उसे बिल्कुल ऐसे कूड़े की तरह अपना मुंह देख, अपनी शकल देख, कभी देखा है खुद को, तू नीच, तू ये, तू वो। मतलब इतना ज़्यादा उसे लज्जित करता था ना, इतना जलील करता था कि वो बेचारी बिल्कुल शर्म के मारे, लज्जा के मारे वहाँ से भाग जाती थी। और मतलब इतना ज़्यादा उसे दुख होता था कि उसे ऐसा लगता था कि मैंने विष का घूंट पी लिया है। वो बिल्कुल जीना ही भूल जाती थी। इतना ज़्यादा घमंडी था, घोर अभिमानी था। अब उसी टाइम पर एक और खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था ईको या फिर एको, जो भी आप कह लो। ये बेसिकली एक अप्सरा थी, बहुत ही ज़्यादा चंचल थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। मतलब खेलती कूदती रहती थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी। तो एक बार क्या हुआ, उसने जो जुपिटर होते हैं ना, जिसे हम बृहस्पति देवता बोलते हैं, उनके साथ एक खेल कर दिया। अब क्या करा उसने, जो उसकी पत्नी थी ना जूनो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली थी, गुस्से से लाल ताल रहती थी, बहुत ही जल्दी उसे गुस्सा आता था, उसके साथ एक प्रैंक कर दिया। उसने क्या करा, उसको ऐसा एहसास दिला दिया या फिर कह लो कि उसे ऐसा बता दिया कि ये जो जुपिटर है ना, तुम्हारे पति, ये बाहर गए हुए हैं। जबकि असल में वो बाहर नहीं गए हुए थे, वो घर में ही थे। ये कहानियां हैं, बेसिकली मैं इनसे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नार्सिसिज्म क्या होता है। एको की कहानी है। तो बाहर नहीं गए हुए थे, तो जब उसे ये बात पता लगी ना कि वो बाहर नहीं गए हुए हैं और इसने मेरे साथ प्रैंक कर दिया है, प्रैंक बोल रहे हैं उस जमाने में, पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से लाल ताल हो गई और वो बोली, तू इतनी नीच, मतलब तू मेरे साथ प्रैंक करेगी, तेरी इतनी हिम्मत। उतना ज़्यादा गुस्से से भर गई और उसने बोला कि मैं तुझे श्राप देती हूँ। और उसने एक नहीं, दो श्राप दे दिए। पहला श्राप क्या दिया कि ईको या फिर एको, तू आज के बाद एक भी वाक्य नहीं बोल पाएगी, एक भी शब्द खुद से नहीं बोल पाएगी। और दूसरा श्राप ये दिया कि जो भी अगर कोई और वाक्य बोलेगा ना, तो उसके आखिर के ही कुछ शब्द दोहरा पाएगी। इसी तरीके से ईको होती है ना, इसके पीछे एक कहानी बनाई गई है। अब ये बेचारी ईको बोल तो नहीं सकती थी, तो जो भी कोई वाक्य बोलता था ना, उसी के आखिर के 2-3 शब्द दोहरा देती थी और वहीं जंगल में उदास उदास घूमती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जो नार्सिसस था ना, वो अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने जंगल में आया हुआ था, और किसी कारण की वजह से बाय चांस उसका ध्यान भटक गया और उसके दोस्त आगे निकल गए। वो अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग हो गया और वो वहीं पर चलने लगा, आगे की ओर चलने लगा। तो वहीं पर ईको घूम रही थी। अब क्या हुआ, जब ईको ने इसको देखा ना, नार्सिसस को, तो एकदम से बौरा सी गई।
मतलब बिल्कुल पागल सी हो गई। उसने इतना ज़्यादा सुंदर इंसान, इतना ज़्यादा खूबसूरत इंसान अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। तो एकदम से पागल सी हो गई। है वो भी अप्सरा, वो उससे कम बिल्कुल भी नहीं है, वो भी अप्सरा है, लेकिन मतलब अब ये देवता और अप्सरा का बेटा है तो इसकी तो बात ही कुछ और है। लेकिन वो उसके सामने नहीं आ रही थी, वो घूम रही थी वहीं पे। अब ये नार्सिसस धीरे धीरे चल रहा है, अब इको भी चल रही है, तो उसे पेड़ पत्तों की आवाज़ से समझ में तो आ रहा है कि कोई है आसपास, कोई तो है। तो फिर वो थोड़ी दूर चलने के बाद थोड़ा शंका में आ जाता है, डाउट करने लगता है, और फिर वो एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन है। तो अब ये इको है, इसकी बोल तो सकती नहीं अपनी तरफ से कुछ कि मैं हूँ इको या कुछ भी बता सकती है, तो ये उसी चीज़ को रिपीट कर देती है, उसी सेंटेंस को, कौन है। अब आखिर के दो शब्द। फिर इसने बोला सामने आओ, तो जवाब में भी उधर से आ गया कि सामने आओ। फिर इसे ऐसा लगा कि कोई डर रहा है, मुझसे मिलना तो चाहता है लेकिन मेरे सामने नहीं आना चाह रहा है। तो इसने बोला कि अरे भाई डरने की क्या बात है, सामने आओ ना, हमें बात करनी चाहिए। तो उधर से भी जवाब आ गया कि बात करनी चाहिए। मतलब इको थी, वर्ड रिपीट कर रही थी, तो वो ऐसे ही करके उसे लगा कि बात अब करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ी देर में उसके सामने आ गई। अब जब वो सामने आई तो वो पूरी ही तरीके से प्रेम में डूबी हुई थी। मतलब पूरी तरीके से पागल होकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एकदम भागती हुई उसकी ओर गई कि मैं सीधा ही गले मिल लूंगी। तो वो जब उसके बिल्कुल ही पास पहुंची ना, गले मिलने वाली थी, तो उसने उसे रोक दिया कि रुको, पीछे हटो, छी छी। फिर वो उससे बोला कि इससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा कि तुम मेरे शरीर का आनंद लो। फिर बेचारी ईगो क्या बोली, उसने लास्ट के कुछ वर्ड्स रिपीट कर दिए। उसके मुंह से जो शब्द निकले वो ये निकले कि तुम मेरे शरीर का आनंद लो। और ये शब्द जब उसके मुंह से निकले ना, तो उसे इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ, इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी से वो भर गई कि वो खून के आंसू रोते हुए, मतलब बिल्कुल एकदम रो पड़ी वो, और वहाँ से भागी। और उसके मन से ये बात निकली कि इस कमीने को, इस गिरे हुए इंसान को, इसके अहंकार का जो बल है ना, इसमें अहंकार भरा पड़ा है, वो जरूर से टूटना चाहिए और इसे जरूर से सजा मिलनी चाहिए। और इसने उसे बिल्कुल ही धिक्कार कर, जैसे कि तू कौन है, बिल्कुल नीच, अपना मुंह देख, ऐसे ऐसे वाक्य फालतू के बोल के, और उसे भगा दिया। तो जब वो रोती हुई अपनी सहेलियों के पास पहुंची ना, तो उसकी सहेलियों ने उसकी हालत देखी, तो वो एक देवी के पास गई जिसे नेमेसिस कहा जाता था। अब ग्रीक लिटरेचर में नेमेसिस का मतलब होता है रिवेंज की देवी, प्रतिशोध की देवी। तो अब उन्होंने सारा ही मामला बताया कि ये लड़का ऐसे नार्सिसिस, और ये बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। मतलब आए दिन लड़कियां इसे प्रपोज करती हैं, इसे अपनी सूरत का बहुत ही ज़्यादा घमंड है, लोगों को धिक्कारता रहता है, बहुत जलील करता है, लोगों का बहुत अपमान करता है। और एक बार की एक कहानी बताई जाती है कि एक लड़का उसके प्रेम में पड़ गया था, तो उसने बोला उससे कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो करते, जैसे प्यार में बोलते हैं ना। तो उससे बोला, तो उसने क्या करा, उसने कहा जान दे सकते हो ना, तलवार निकाल के दे दी, कहा दे दो जान। तो उसने क्या करा, उसका इतना ज़्यादा खून खौल गया, उसकी आंखों से आंसू आ गए कि इतना निर्दय, इतना घमंडी इंसान, अभिमानी कोई हो सकता है। तो उसने क्या करा, अपनी गर्दन काट ली और खाई से गिर गया। तो उसने मरते वक्त क्या दुआ मांगी, आखिरी दुआ यही मांगी कि इसको भगवान सजा जरूर देना, इसका ये जो घमंड है ना, इसको जरूर से ही चूर चूर कर देना। वो मर गया। तो जब वो रिवेंज की देवी को ये सारा मामला बताया उनने, तो रिवेंज की देवी ने भी कहा, वो भी समझ गई, उन्होंने कहा हाँ प्रतिशोध लेना चाहिए, जरूर से इसे सजा मिलनी चाहिए, इसने तुम्हारी सहेली का अपमान करा है। और उसके लिए उन्होंने एक जो कहते हैं ना प्लान बनाया, एक जाल बुना। तो एक दिन क्या हुआ, नार्सिसिस जो था ना, शिकार खेलने के लिए दोबारा ही जंगल में गया, तो उसे बहुत ही जोर से प्यास लगी। तो ये भी प्लान का हिस्सा था, उसे प्यास लगवाई। तो उसे बहुत ही जोर से प्यास लगी और उसे कुछ ही दूर पर एक सुंदर सा तालाब दिखा। अब वो तालाब शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा गहरा था, तो उसमें अंदर जाकर तो पानी पी नहीं सकते थे, ऐसे ही हाथ से लेकर पानी पीना पड़ता। तो वहाँ पर चलकर वहाँ पर पहुँचा। तो उसने जैसे ही उस तालाब में, अब इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि लोगों का हमारे इंडिया में भी जब जन्म होता है ना, तो साधु वगैरह, महात्मा वगैरह से पूछते हैं ना कि इस बच्चे का भविष्य बताओ, इसका भविष्य क्या होगा, मतलब ये आगे चल के क्या करने वाला है, इसकी मृत्यु वगैरह, जो भी अपना भविष्य में कितना यश कमाएगा, कितना पैसा कमाएगा, वो पूछते हैं। तो ऐसे जो ये नार्सिसस था ना, इसके माँ बाप ने भी एक साधु से, उस समय के होते होंगे, उनसे पूछा था। तो उन्होंने बताया था कि जब तक ये खुद को नहीं जानेगा, खुद के बारे में नहीं जानेगा ना, तब तक ये जिंदा रहेगा और सही रहेगा,
लेकिन जिस दिन ये खुद को जान जाएगा, खुद को देख लेगा, उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बाद ये जी नहीं पाएगा। तो आज वही होना था। तो उसने जैसे ही अपने दोनों हाथ डाले ना पानी पीने के लिए, उसके अंदर दोनों हाथ डाले, तो हाथ डालते ही उसे अपनी परछाई दिखी। अब भाई परछाई देखी उसने तो उसे इतना लगा, इतना सुंदर, इतना ज़्यादा सुंदर व्यक्ति। उसे ये पता नहीं था कि ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मतलब मैं ही हूँ और वो पानी में मेरी परछाई दिख रही है। ऐसा उसे पता नहीं था। उस समय पे साइंस इतना ज़्यादा विकसित नहीं होगा, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, तो उस समय पता नहीं था। और भाई वो पूरा मंत्रमुग्ध हो गया, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो भी उतना ही पागल हो गया जितना जो इको थी ना उसके लिए पागल हुई थी, प्यार में गिरी थी, उसके पास दौड़ के आई थी, उतना ही वो उसके रस में डूब गया। और अब भाई वो बार बार उससे बोले कि यार भाई कुछ तो बोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ तो बोलो। अब उसमें से कोई जवाब ही ना आए। जवाब आएगा कैसे, वो तो सिर्फ रिफ्लेक्शन था। अब वो बार बार बोल बोल के थक गया, बोल बोल के परेशान हो गया कि भाई कुछ तो जवाब दो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, वहाँ पे ग्रीक कल्चर था उस समय। जो लड़का लड़के से प्रेम जो कर रहा है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब इसे भी कहानी में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही दिखाया गया है। तो ये जो बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है, आज के समय में थोड़ा मानते हैं कि बाकी उस समय पे ये चीज़ बिल्कुल ही नॉर्मल थी। तो वो जो पूरी तरीके से टूट गया, पूरी तरीके से थक गया, बोल बोल के, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो फिर वो आखिर में थक के बोला कि जब मैं तुमसे मिल नहीं सकता, तुमसे बात नहीं कर सकता, और तुम्हारे साथ मतलब जो भी अपना शादी वगैरह उस समय होता होगा नहीं कर सकता, तो फिर मेरे जीने का ही क्या लाभ, मेरे जीने का ही क्या फ़ायदा। फिर उसने ऐसे ही करके उसमें तालाब में कूद के अपनी जान दे दी और ख़ुद को ख़त्म कर लिया। और मरते वक्त आखिरी शब्द क्या बोला, अलविदा। और पीछे से इको ने भी रिपीट करा, अलविदा। अब ये ख़त्म हो गया, अपनी आत्ममुग्धता में ख़त्म हो गया और अपनी ही सुंदरता को नहीं झेल पाया। और फिर ऐसे ही करके इको की जो कहानी थी इसको आगे बढ़ाया गया और कहा गया कि ये जो इको थी उसका शरीर धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला गया, और जो उसके शरीर की हड्डियां बची वो कुछ पत्थर टाइप में कुछ बदल गई। और आज जो भी कोई आवाज़ देता है उसके पीछे की जो साउंड आती है ना, जिसे हम इको कहते हैं या फिर एको कहते हैं, तो लोग कहते हैं, ग्रीक कल्चर में ऐसा बताया गया कि वो जो इको की देवी हैं वहाँ पर वो मौजूद हैं। ये इस तरीके से इको की, ये जो एको की कहानी बनाई गई। अब ये जो नार्सिसस नाम का लड़का था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था बट बहुत ही ज़्यादा घमंडी था, ये उसकी कहानी थी। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये सीखनी चाहिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ही घमंड में रहता है ना, बहुत अहंकार से बात करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को जलील करता है, लोगों का अपमान करता है, बहुत जलालत से बात करता है, तो ये बात की गारंटी है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई उसे जरूर से ही मिलने वाला है जो उसका जीना मुश्किल कर देगा, बिल्कुल परेशान करके रख देगा। नंबर सबका आता है, किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे, दुख पहुंचाते रहेंगे और आपका नंबर कभी आएगा नहीं। और ये बात भी सीखने वाली है कि अगर आपको किसी से प्रेम हो भी जाए, आपको कोई पसंद आ भी जाए, तो ईगो की तरह बौराना बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीधा भाग के उसके पास जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति एकदम से असहज महसूस करता है, वो मना ही कर देता है। तो आपको धीरे धीरे ही चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। और साथ ही अगर आपको किसी के प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करना, आप नहीं चाहते हैं उस आदमी के साथ या औरत के साथ रिश्ते में आना, तो आपको उसे इस तरीके से जलालत के साथ भी नहीं धिक्कारना है, नहीं मना करना है कि उसका दिल टूट जाए, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगे। आप सहजता के साथ बहुत ही ज़्यादा आराम से भी बोल सकते हैं कि जैसे आप बोल सकते हैं कि मैंने किसी और को जुबान दे रखी है, अब मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता हूँ। भले ही आपने किसी और को जुबान ना दी हो, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से बोलें कि उसका दिल ना टूटे, उसे बुरा ना लगे। याद रखो कि जो भी इंसान लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करता है, बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा घमंड में रहता है, तो उसको शेर जो होता है ना, उसे सवा शेर मिल ही जाता है। उसे कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो उसकी सारी गर्मी, जो एक घमंड होता है, वो उतार के फेंक देता है। आज नहीं तो कल उसका जीना मुश्किल कर देता है। तो सबसे पहले जो भी व्यवहार आप चाहते हो ना कि लोग आपके साथ करें, जितनी इज्जत आपको दें, उतनी इज्जत देना सीखो, उसी तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करो जैसा आप चाहते हो कि मेरे साथ लोग बर्ताव करें। सबसे पहले ये काम सीखो। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। इस वीडियो से क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, जिसमें नार्सिसिज्म क्या होता है उसके बारे में बताया और नार्सिसिज्म के साइन कौन कौन से होते हैं, और अगर आपके रिलेशनशिप में नार्सिसिस्टिक पर्सन है तो उसे कैसे हैंडल करते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है
तो स्क्रीन पर वो वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख लो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम, धन्यवाद।